हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं और हम एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो करेंगे। जिस प्रकार से एनसीईआरटी में दी है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उस प्रकार से हम जो कवर करेंगे टॉपिक्स को। जैसे आपको पता है एनसीईआरटी में क्लास 10+1 यानी 11th का टॉपिक है ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसको हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये सबसे पहले दिया हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जस्ट आपने क्या करना है, वीडियो एंड तक देखनी है। जब आप वीडियो एंड तक देख लोगे, यहाँ पे एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर होगा और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी जाएगी। लाइक अगर सीएसआईआर एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे होगे ताकि उनके लिए भी यूजफुल रहे, उनका भी बेसिक क्लियर हो, है ना। इसलिए जो है वो सीएसआईआर एस्पिरेंट्स के लिए भी ये यूजफुल रहेगा। स्पेशली ये वीडियो किसके लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए। सो नीट एस्पिरेंट्स को ये वीडियो जो है वो फर्स्ट टू एंड तक देखना है ना। जब आप ये वीडियो एंड होगी फिर आपको पता लग जाएगा कि डाइजेशन क्या है, किस प्रकार से होता है। आपको हर एक पॉइंट का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन क्या होता है, सिंपल मीनिंग समझेंगे इसका। एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना। फिर हम देखेंगे कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है। हम एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करेंगे, हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे। फिर हम हर एक पार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। लाइक माउथ को अलग से स्टडी करेंगे, ऑइसोफेगस को अलग से, फाइनस को अलग से, स्टमक को अलग से, लीवर को अलग से, गॉल ब्लैडर को अलग से, है ना। वैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, हर एक कंपार्टमेंट को, हर एक पार्ट को हम जो है इंडिविजुअली डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ओवरव्यू में मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का सिंपल मीनिंग है कि फूड को ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट वन में। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आप लोग फूड इनटेक करते हैं, आप लोग फूड अपटेक करते हैं, डेली इनटेक करते हैं आप, सुबह, दिन को, शाम को, है ना। चाहे फूड, चाहे आप किसी फ्रूट की बात ले लो, एप्पल की बात ले लो। आप एप्पल खाओगे, आप ऐसा नहीं कि एप्पल को जो है वो मतलब तोड़ मरोड़ के खाओगे। आप डायरेक्ट जो है एप्पल को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाओगे, है ना। जब आप एप्पल को खाओगे फिर क्या होगा, जो आपका माउथ है, माउथ के अंदर टीथ है, टीथ से क्या होगा, मैस्टिगेशन होगा, है ना। उसको ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल स्मॉल पार्ट में, मतलब कॉम्प्लेक्स से आप उसको सिंपलेस्ट वन में तोड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, है ना। ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू द सिंपलेस्ट वन इज नोन एज डाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका एब्जॉर्प्शन। देखो आपने जो है वो फूड को या फ्रूट को तोड़ा कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट वन में, क्यों तोड़ा, ताकि जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो इंटेस्टाइन सिस्टम है, उस सिंपलेस्ट फॉर्म से जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, विटामिन्स है, आयंस है ना, और भी डिफरेंट काइंड्स के मिनरल्स है, ताकि उनको एब्जॉर्ब कर सके और ब्लड वेसल्स को दे सके, और ब्लड वेसल से थ्रू आउट द बॉडी जो है वो हर एक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाया जाए। जहाँ जिस बॉडी के ऑर्गन को जैसी ज़रूरत हो वैसी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिया जाए, वो सब प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन के अंदर, है ना। और जो एब्जॉर्प्शन है स्टूडेंट्स, वो एक्टिवली होता है, पैसिवली होता है। एक्टिवली मीन्स बाय द यूज ऑफ एनर्जी, एटीपी यूज करके जो है वो एब्जॉर्ब करा जा सकता है मिनरल्स को, सब्सटेंसेस को। एंड पैसिवली मीन्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। अगर आपके इंटेस्टाइन में आयंस या मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो खुद ही वो जो है वो अलोंग दी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, यानी ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स की ओर मूव करेगा। एंड देन द थ्रू आउट दी बॉडी सेल्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाएंगे। ये मीनिंग है एब्जॉर्प्शन का। ये सिंपल मैंने आपको मीनिंग बताया है। अभी हमने डिटेल में पढ़ना है ना। हर एक चीज़ को फील करना है, कैसे जो है वो फूड माउथ से एनस तक पहुंचा, है ना। माउथ से एनस तक किस फॉर्म में पहुंचा, कैसे डाइजेस्ट हुआ, ये तो हमने अब स्टडी करना है। सो आप बने रहिए प्लीज़, वीडियो आप एंड तक देखिएगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे देन मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीएसआईआर एग्जाम दो आप, चाहे कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, वहाँ से आप जो क्वेश्चंस को ईजिली क्रैक कर पाओगे, ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आप फूड से क्या समझते हैं, फूड क्या है। एक स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मी फूड एक न्यूट्रिएंट्स है। क्या है, न्यूट्रिएंट्स है।
और फूड में स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, दैट में बी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड मे बी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ओके, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में है आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सुना होगा, और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा प्रोटीन्स। ये सब कहाँ आते हैं? ये आते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर, है ना स्टूडेंट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जब इसकी जो है वो डाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन होता है, तो ये ग्लूकोज, मेल्टोज, सुक्रोज में टूटता है ना। प्रोटीन की जब डाइजेशन होती है तो ये एमिनो एसिड में टूटता है। वैसे ही जब लिपिड की डाइजेशन होती है तो ये फैटी एसिड में टूटता है। ये सब आपको पता है, ठीक है। वैसे आएगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मीन्स सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपने सुना होगा वाटर, है ना, मिनरल्स, जिनमें आपका आयंस वगैरह सब जो है वो कहाँ आता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने सेकंड थिंग्स याद रखनी है, जो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है इन्हें ही मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, कभी कभार बेसिक क्वेश्चन आता है जो हम लोगों को पता नहीं होता। सो आपको पता लग गया ना कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज़, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी ये वर्ड पहले सुना था? अगर सुना था तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमेट न्यूट्रिएंट, प्रोक्सिमेट न्यूट्रिएंट। ये जस्ट इनके जो है वो नेम अलग अलग है, बाकी हम क्या है, ये एक फूड है। क्या है ये? एक हम फूड की बात कर रहे हैं, बाकी हम एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं पढ़ रहे हैं ना। हम फूड की बात कर रहे हैं जो हम डेली खाते हैं, सुबह खाते हैं, दिन को खाते हैं, शाम को खाते हैं, है ना। हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं, उसके अंदर इस टाइप के कंटेंट्स पाया जाता है, यानी इस टाइप की जो कंपोजिशन होती है फूड की। सो हमने ये फूड को तोड़ा, मतलब फूड को हमने एनाटॉमिकली देखा तो उसके अंदर जो है इस टाइप की कंपोजिशन होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जितनी भी रिएक्शन होती है हमारे बॉडी में वो होती है एंजाइमेटिकली, है ना। अब आपने, अगर आपको पता होगा कि प्रो एंजाइम क्या होती है, एपो एंजाइम क्या होती है, को एंजाइम क्या होती है, होलो एंजाइम क्या होती है, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है तो हम डिटेल में इसको भी स्टडी करेंगे। जस्ट मैं आपको थोड़ा भी ओवरव्यू पढ़ रहे हैं हम, तो मैं आपको ओवरव्यू के केस में ही बताता हूँ। मानो कि आपके यहाँ पे एक एपो एंजाइम है। एपो एंजाइम होती है स्टूडेंट्स इनएक्टिव एंजाइम। क्या होती है ये? इनको बोलते हैं हम इनएक्टिव एंजाइम। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है। अब जब इस एपो एंजाइम के साथ को एंजाइम बाइंड हो जाए या को फैक्टर बाइंड हो जाए, कोई भी मैग्नीशियम, है ना, सोडियम, कोई भी आयन जो है इसके साथ बाइंड हो जाए, उनको हमने बोला को फैक्टर। को फैक्टर जब ये एपो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए तो ये बनाता है होलो एंजाइम। वैसे अगर आपने ये चीज़ डिटेल में स्टडी करना होगा तो मेरे A2 चैनल में आपने क्या करना है कि प्लेलिस्ट को विजिट करना है। आपको वहाँ पे मिला होगा अलग से एंजाइम की एक प्लेलिस्ट, उसमें मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई हैं। अगर आप वो एंजाइम के बारे में स्टडी कर लोगे तो फिर आप चाहे नीट एस्पिरेंट से, चाहे आप CSIR एस्पिरेंट से, आप दोनों के लिए जो है ये कॉन्टेंट यूजफुल रहेगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा इससे कि एक फूड है, और एक चीज़ का आपको पता है कि जो फूड है वो एक नेसेसरी, है ना, कैसा है, एक नेसेसरी कंपोनेंट है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए एक फूड जो वो एक नेसेसरी कंपोनेंट है। अगर फूड नहीं खाएगी कोई इंडिविजुअल, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन दे कांट सर्वाइव, है ना, दे कांट सर्वाइव ऑन दी अर्थ, है ना। यानी फूड जो है वो एक नेसेसरी है, एक एसेंशियल पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हमने देखा फूड जो है वो उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्रोटीन, लिपिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अल्टीमेटली इनकी क्या होती है? डाइजेशन होती है। सो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम डाइजेशन को थोड़ा बहुत इसका और ओवरव्यू देख रहे हैं हम, अभी भी डिटेल में अभी भी नहीं जा रहे हम, है ना। जो स्टूडेंट डाइजेशन है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल
और सेकंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, या आप बोलो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की। स्टूडेंट, जो ह्यूमन बीइंग की एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी है? वो है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। क्या समझते हैं आप कंप्लीट से? कंप्लीट से आप समझते हैं कि माउथ टू एनस, है ना, माउथ टू एनस, यहां तक जो है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, तो हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स देखते हैं, कंपोनेंट देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है माउथ। मैं अभी आपको फील कराऊंगा, क्या फील कराऊंगा कि आप फूड को खाओगे तो वो कैसे जो अल्टीमेटली यहाँ पहुँचता है, एनस में पहुँचता है, जो आप एक्सक्रीट करते हैं, है ना, एक वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में एक्सिट आउट करते हैं, उसमें कैसे कन्वर्ट हुआ एक फूड, है ना, वो चीज़ मैं आपको फील कराऊंगा। पहले हम देखा एलिमेंट्री कैनाल के कंपोनेंट, आपका माउथ है ना, आइसोफेगस है, मैं आपके सिर्फ मेजर कंपोनेंट लिख रहा हूं, स्टोमक है एंड इंटेस्टाइन है। जस्ट मैंने आपके जो मेजर कंपोनेंट कवर किए हुए। माउथ में हम क्या स्टडी करेंगे? जब माउथ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम माउथ में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्या पढ़ेंगे? हम माउथ में लिप्स को स्टडी करेंगे, है ना, अपर लिप्स, लोअर लिप्स। हम जॉ को स्टडी करेंगे, अपर जॉ, लोअर जॉ, है ना। हम स्टडी करेंगे टिथ को, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माउथ, है ना, टिथ को स्टडी करेंगे हम, टिथ का फॉर्मूला स्टडी करेंगे। अगर आपने सुना होगा 21 23, 2 1 2 3, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद स्टडी करेंगे हम फायरिंग्स को स्टडी करेंगे, यानी आप जो भी इसको पढ़ते होगे फायरिंग्स को स्टडी करेंगे। ये सब जो हम वो माउथ में स्टडी करेंगे, पैलेटे को स्टडी करेंगे, इस तरह से ना। फिर हम आइसोफेगस को अलग से स्टडी करेंगे, स्टमक को अलग से स्टडी करेंगे। स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, लाइक आपका एक कार्डियक होता है जो यहाँ जैसे होता है ना, फिर इस तरह से और भी इसके जो 2-3 पार्ट होते हैं जिनको हम अलग से स्टडी करेंगे। फिर इंटेस्टाइन को हम जो है वो किस फॉर्म में स्टडी करेंगे? पहले हम कवर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, एंड देन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आपको पता होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, वो आप यहाँ पे देख पा रहे, ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन ये 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, लाइक ड्यूडेनम, है ना, आप देख पा रहे ड्यूडेनम। अभी मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, है ना। ड्यूडेनम, आपने सुना होगा जेजम, है ना, एंड थर्ड इज द इलियम। ये चीज़ हमने जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर बनना है। फिर अगर बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, तो इसके अंदर पढ़ेंगे हम कोलोन, है ना, हम पढ़ेंगे सही कम, आप ये देख रहे हो ये चीज़, ये पढ़ेंगे, अंदर द रेक्टम पढ़ेंगे, एनस पढ़ेंगे। अल्टीमेटली ये चीज़ हम वो डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी भी हम ओवरव्यू स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने फूड इनटेक किया, ठीक है, तो आपका फूड कहाँ गया हो? आपने माउथ के थ्रू इनटेक किया। अब माउथ में क्या हुआ उस फूड का? माउथ में हुआ स्टूडेंट उसका मैस्टिगेशन, है ना। माउथ में क्या हुआ? मैस्टिगेशन, यानी ब्रेक डाउन हुआ फूड। देखो यहाँ पे आपका फूड आ गया, यहाँ पे उसका जो है मैस्टिगेशन हुआ, है ना। आपकी जो टंग है, माउथ में इंपॉर्टेंट पार्ट है टंग, टंग को भी हम स्टडी करेंगे। टंग जो है वो एक जिसके पास टेस्ट बड होते हैं, है ना, और एक जो है वो सेलिवरी एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, और भी बहुत सारे जो है वो एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, सेलिवरी एंजाइम्स को। अभी जस्ट आपने इतना चीज़ फील करो, आपने फूड इनटेक किया, सबसे पहले क्या हुआ? वो टीथ ने उसको जो है वो मैकेनिकली तोड़ा। मैकेनिकली तोड़ा मतलब मैस्टिगेशन किया, उसको ब्रेक डाउन किया, च्यूविंग किया, चबाया उसको, है ना, चबाया उसको। फिर उसको केमिकली तोड़ा। केमिकली मीन्स माउथ में जो है वो जो सेलिवरी एंजाइम है, सेलिवरी ग्लैंड है, उन्होंने एंजाइम रिलीज की और उसको जो है फूड को और तोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद वो फूड कहाँ पहुंचा? आपका फूड पहुंचा यहाँ पे फायरिंग्स में। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता होना चाहिए जो फायरिंग्स है आपका वो कैसा है? कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज से आप क्या समझते हैं? कॉमन पैसेज से आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों प्रेजेंट होती है। कैसी? फूड पाइप और विंड पाइप दोनों प्रेजेंट होती है। लाइक मानो ये यहाँ पे फूड पाइप है,
है ना, और ये यहाँ पे विंड पाइप है, ठीक है। फूड पाइप और विंड पाइप यहाँ पे फायरिंग्स पे दोनों प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स, आपने कभी कभार देखा होगा, फील किया होगा, इमेजिन किया होगा, आप खाना खा रहे होगे और आप खाना कभी अगर इर्रेगुलर मैनर में खाते हो तो क्या होता है, आपको खांसी आती है, एकदम से खांसी आती है। वो खांसी क्यों आती है? क्योंकि आपके फूड की जो एंट्री है वो यहाँ होनी चाहिए, बल्कि कभी कभार क्या होता है, फूड की एंट्री यहाँ हो जाती है ना। अगर यहाँ हो जाती है तो बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, वो खांसी हमें जो है वो खांसी के फॉर्म में वो यहाँ से इसको बोलता है नहीं भाई गलत एंटर हो गया, आपका रास्ता इधर है, तो फूड दोबारा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एपीग्लोटिस होती है, मतलब ये एपीग्लोटिस है यहाँ पे, है ना। इसको ग्लोटिस बोलते हैं, इसको ग्लोटेलिस बोलते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जस्ट अभी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, एक एपीग्लोटिस होता है, एक मतलब कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रास्ता, मतलब जैसे मानो यहाँ पे फूड पाइप पे फूड एंटर हो गया, फूड एंटर होगा तो ये ओपन हो जाएगा, ये कैप कैसी हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे ही फूड अंदर आ गया ये कैप दोबारा जो है बंद हो जाएगी, है ना। तो ये काम होता है एपीग्लोटिस का, ठीक है। सो ये एपीग्लोटिस क्या करता है, अल्टीमेटली एक पाथ दिखाता है कि भाई भोजन का रास्ता यहाँ पे है और हवा का रास्ता यहाँ पे है ना। तो ये काम है एपीग्लोटिस का। अब आपका फूड कहाँ पहुँच गया, आइसोफेगस के थ्रू। आइसोफेगस का डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है, इसका जस्ट इतना रोल है कि ये फूड को फायरिंग से लाता है और स्टोमक में एंटर करा देता है ना। लाइक जो डायफ्राम के नीचे जो स्टोमक है वहाँ पे एंटर करता है। लाइक देखो यहाँ पे इसने जो यहाँ पे ये पार्ट ये है स्टोमक, यहाँ पे फूड कहाँ आ गया, स्टोमक पे आ गया, ठीक है। अब आपको पता है फूड स्टोमक में आ गया तो स्टोमक में HCl वगैरह जो है वो रिलीज होगा, HCl वगैरह रिलीज होगा, इसका पीएच में चेंज होगा, पीएच एसिडिक होगा, पीएच एसिडिक होगा तो फूड की ऐसी की तैसी होगी, मतलब फूड जो है वो और डाइजेस्ट होगा, एक मतलब हम बोले कि बिल्कुल स्मॉलर कंपार्टमेंट में, स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप जस्ट इतना ध्यान रखो कि कार्डियक स्पिंक्चर, यहाँ पे एक कार्डियक स्पिंक्चर लगा होता है। स्पिंक्चर मीन्स दबाव करता है, यानी फूड को आगे धकेलता है स्टोमक की ओर, भाई जा आगे, आपका रास्ता स्टोमक में है, फूड स्टोमक में पहुंचेगा। अब कभी कभार क्या होता है, अगर आपने फील किया होगा, आपने समझा होगा, आपने देखा होगा कि अगर लोग एक्सेस खाना खा ले, एक्सेस खाना हम खा सकते हैं, क्यों वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टोमक भी फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, स्टोमक की जो होती है ना एबिलिटी वो होती है, स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि 0.5 लीटर से 1.5 लीटर, है ना, या 15 मिलीलीटर से 1.5 किलो हम फूड खा सकते हैं। 15 मिलीलीटर जो है वो इन्फेंट की कैपेसिटी होती है, बच्चों की कैपेसिटी होती है, उसके बाद कैपेसिटी जो है बढ़ती जाती है। हम 1.5 किलो खाना कभी नहीं खाते, बट अगर खाना पड़े स्वादिष्ट हो तो खा भी सकते हैं, क्योंकि इतनी जो है कैपेसिटी है स्टोमक की। अब क्या होगा, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कभी कभार हमने भोजन खाया और भोजन जो है एक्सेस खा लिया और उसके बाद हम डायरेक्ट जो सो गए, टेढ़े हो गए, एक्सरसाइज की जो भी की ना, तो उससे क्या होगा, जो ये कार्डियक स्पिंक्चर है ये ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से ओपन हो जाएगा तो जो फूड यहाँ पहुँचा है वो फूड वापस आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ओइसोफेगस में फूड वापस आ जाएगा और यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और आपने सुना होगा, आपको कभी बार खट्टा सा फील होता है, मतलब फूड जब वापस आता है ना आपको खट्टा खट्टा फील होता है, आपने ज़रूर फील किया होगा, है ना, खट्टा खट्टा फील होता है, आपके थ्रोट में पेन होती है, जो पेन होती है आपको एसिडिटी होती है ना। तो जो एसिडिटी है वो वही कारण है कि एक तो खाना खाओ डट के, फिर एकदम से सो जाओ या टेढ़े मेढ़े हो जाओ। तभी बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि खाना खा के जो है हमें चलना चाहिए, थोड़ा बहुत आराम से चलना चाहिए, नहीं कि रेस लगा दी, स्प्रिंट लगा दी, आराम से चलना चाहिए। ताकि जो हमारा स्टोमक में फूड गया है वो अच्छे से जो है वो अपनी आकार को पकड़ ले, अपनी शेप जो ऑक्यूपाई कर ले और वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे ये चीज़ समझे, स्टोमक के डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पे कार्डियक होता है, ह्यूमस होता है ना, पायरेलिक होता है, जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट आपने क्या करना है, फूड आपका स्टोमक में पहुँचा हुआ है, इसके बाद क्या होगा, फूड जो है यहाँ पहुँचेगा, ड्यूटेनियम, ये ड्यूटेनियम है। ये ड्यूटेनियम क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये ड्यूटेनियम पे क्या होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लीवर, ठीक है, लीवर है। लीवर क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है बाइल, है ना,
और बाइल स्टोर कहाँ होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। फिर जो स्टूडेंट्स जो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, इनकी डक्ट होती है, पेनक्रियाज की भी डक्ट होती है। इनका क्या रोल होता है हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो लीवर है वो एक लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो पेनक्रियाज है ना, जस्ट एन ओवरव्यू है, ठीक है। तो इनकी अलग अलग डक्ट होती है, लीवर की अलग डक्ट है, वो डक्ट जो है वो गॉल ब्लैडर के साथ मिलती है और यहाँ पे वो कॉमन डक्ट बनाती है। फिर जो कॉमन डक्ट है उसको बोलते हैं हम हिपैटिक, है ना। फिर जो कॉमन डक्ट है वो मिलती है पेनक्रियाज के साथ और इसको क्या बोलते हैं हम, हिपेटो पेनक्रियाज डक्ट। क्या बोलते हैं, ये वाला जो डक्ट है यहाँ पे, ये वाली, इनको बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाज डक्ट। हिपेटो जो है वो लीवर से लिया गया है ना, और पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाज से लिया गया है। जो ये हिपेटो पेनक्रियाज डक्ट है ये इस वाले पार्ट में मिलता है, कहाँ, ड्यूडेनियम पे मिलती है हिपेटो पेनक्रियाज डक्ट। बाइल को ये यहाँ तक पहुँचाता है जो कि फूड को यानी स्पेशली लिपिड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ये बाइल, है ना। सो लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारा बाइल पहुंचा किसके थ्रू, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। कहाँ से, लीवर से, गॉल ब्लैडर से और पेनक्रियाज से, ठीक है, यहाँ पहुंचा। जो ड्यूडेनियम है ये किसका पार्ट है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। ड्यूडेनियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये एक छोटा सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि एक एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके बाद ड्यूडेनियम जो फर्दर कॉइल्ड, इसके बाद आता है जेजम। जेजम एक अल्टीमेट यानी मेन साइट मानी जाती है डाइजेशन के लिए। देखो ये जो जेजम है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको जो है मेन साइट माना जाता है। मैं यहाँ से लिखता हूँ, जेजम को जो है वो मेन साइट फॉर डाइजेशन, मेन साइट फॉर डाइजेशन इज नोन एज अ जेजम। फिर उसके बाद आएगा इलियम। इलियम जो है स्टूडेंट्स लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, है ना। इलियम कैसा है, एक लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, जहाँ पे क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। फिर जो एब्जॉर्ब पार्टिकल है, यहाँ पे आपको पता है विलाई होती है, माइक्रो विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई होती है, जिनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करने का। वो एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं, फटाफट से जो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है विलाई और माइक्रो विलाई, जो कि इंटेस्टाइन के सराउंड में होती है। जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई है वो ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ पे, सीकम में। सीकम में सबसे पहले एंट्री होगी, फिर यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा ये जो ये वाला इसको एक कोलोन है। कोलोन कौन सा है, असेंडिंग कोलोन, इसको बोलते हैं हम असेंडिंग कोलोन, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कोलोन, इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। इस तरह से जो है वो फूड घूमता रहेगा और जो तो मतलब यूजफुल पार्ट है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो वेस्ट पार्ट है वो आएगा उस रेक्टम पे, जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। रेक्टम पे क्या, वेस्ट पार्ट, है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एंड देन द एनस के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक चीज़ बताने भूल गया, जो ये सीकम है यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ एक जो है वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, लाइक ई कोलाई। ई कोलाई कहाँ पाई जाती है, सीकम के पास, जो कि जिसका नाम क्या होता है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस से हम क्या समझे, मतलब जो यहाँ पे फूड आया हुआ है डाइजेशन करने के लिए, जो उसका इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उनको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना, एब्जॉर्ब करता है। बदले में क्या देता है, बदले में जो है वो एनर्जी या एंजाइम देता है फर्दर डाइजेशन करने के लिए, ठीक है। ये इसका जो है सिम्बायोटिक रोल है, इसको भी हम जो है वो डिटेल में सो ये था स्टूडेंट्स हमारा ओवरव्यू। अब देखते हैं हम हर एक पार्ट को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम माउथ टू एनस। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम एलिमेंट्री कैनाल से। पहले हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की। हिस्टोलॉजी का आपको पता होगा, हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी। सो होल मीनिंग इंडिकेट दैट स्टडी ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली इज नोन एज हिस्टोलॉजी। मतलब टिश्यू की स्टडी करना स्ट्रक्चर के बेस में, फंक्शन के बेस में, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। सो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, अपने आप में एक ऑर्गन है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये पूरी यहाँ माउथ से लेकर एनस तक पूरी क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। देख पा रहे होगे आप, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है कि एक ऑर्गन है जो कि बहुत सारे
टिश्यू से मिलके बनी है, तो उन हमने क्या करना है, हर एक टिश्यू को स्टडी करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओइसोफेगस टू एनल मेड अप ऑफ 4 लेयर। दीज 4 layers आर, फर्स्ट इज सेरोसा लेयर, है ना, विच इज आउटर मोस्ट लेयर एंड फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन सेकेंड इज द मस्कुलरिस लेयर, एंड थर्ड इज द सब म्यूकोसा, एंड फोर्थ एंड इनर मोस्ट इज द म्यूकोसा। उसके बाद होता है इसमें ल्यूमन, जो कि म्यूकोसा के भी अंदर साइड पाया जाता है। सो पहले देखते हैं हम सेरोसा। सेरोसा कैसी है स्टूडेंट्स, एक आउटर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की। आप एनसीईआरटी में देखोगे, आपको एनसीईआरटी में एलिमेंट्री कैनाल ही मिलेगा। अगर आप हायर बुक को फॉलो करेंगे लाइक पाथफाइंडर को, तो उसमें आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मिलेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक एक ही चीज़ है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आप कि जो ये सेरोसा है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के फॉर्म में। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब है कि मानो यहाँ पे ये एक टिश्यू है, वैसे ही दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, ऐसे ही आगे कनेक्ट होगा एंड लाइक दिस फॉर्म। इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे आपने एक्सेप्शन समझनी है। ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट सेरोसा ऑफ ओइसोफेगस, इट इज मेड अप ऑफ वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू। देखो इसको आप समझो, ये बोल रहा है एक्सेप्ट सेरोसा ऑफ ओइसोफेगस। जो यहाँ पे ये ओइसोफेगस है ना, ओइसोफेगस है तो ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये भी 4 लेयर से बना हुआ है ना। तो जो इसकी सेरोसा लेयर है ना, इसके अलावा जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल है ये पूरी, ये किससे बनी है, ये बनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी है। तो ये आपकी एक्सेप्शन है, आपने याद रखनी है। सेकेंड लेयर आती है मस्कुलरिस। नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये मसल से रिलेटेड है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल अरेंजमेंट, और ये 2 अरेंजमेंट होती है इसकी, आउटर एज वेल एज इनर, ठीक है। जो आउटर अरेंजमेंट है इट इज मेड अप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स और इनर वन इज मेड अप ऑफ द सर्कुलर मसल फाइबर्स। तो ये आपको सिंपल स्ट्रक्चर में दिख पा रहा होगा। ये आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है और इनर जो ये वाली है ये सर्कुलर मसल फाइबर्स है। सो बात आती है कि मस्कुलर इसका फंक्शन क्या है। देखो स्टूडेंट्स, इसका जो फंक्शन है, इसका मेन या असेंशियल रोल है फूड की मूवमेंट के लिए। फूड की मूवमेंट का मतलब है कि मानो कि फूड आपका फायरिंग से यहाँ पे ओइसोफेगस में पहुँच गया है, तो ओइसोफेगस की जो ये मस्कुलरिस लेयर है ये क्या करेगा, फूड को आगे की ओर मूव करेगा, है ना, स्टोमक की ओर मूव करेगा। इस तरह से स्टोमक की ओर मूव करने में हेल्पफुल होगा, इसीलिए ये काम किसका है, मस्कुलरिस का। सो नेक्स्ट आया हमारा सब म्यूकोसा। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो सब म्यूकोसा है, आपने यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट याद रखना है कि इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज। कौन से वाला, AVCTP। इट्स फुल नेम इज एरियोलर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। डायरेक्ट आपने याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सब म्यूकोसा है वो किससे बना होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से। नाम है एरियोलर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, चलो ये सिंपल वन है कि थिकेस्ट सब म्यूकोसा फाउंड इन द ओइसोफेगस की। अगर हम सब म्यूकोसा लेयर की बात करते हैं तो जो ये थिकेस्ट है ना, ये पाया जाता है कहाँ, ओइसोफेगस में जो है वो इस वाले एरिया में सब म्यूकोसा जो है वो सबसे थिकेस्ट पाया जाता है। ये आपको पता लग गया है, ठीक है। इससे भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है। इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम सम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट सच एज ए ब्रूनर ग्लैंड। की देखो समझो, यहाँ पे आप यहाँ समझो इसको, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ड्यूडेनम, यहाँ पे ये ड्यूडेनम है, ये वाला एरिया किसका है, ड्यूडेनम का है, जो मैंने सर्कल के अंदर लिया हुआ है। मैं थोड़ा फिर से करता हूँ, ये वाला ड्यूडेनम का एरिया है। सो स्टूडेंट्स, जो ये ड्यूडेनम का एरिया है यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, इन्होंने बोला हुआ है कि जो सब म्यूकोसा लेयर है ना, सबसे जो आउटर लेयर हमने यहाँ पे बताई थी, देखो हमने 3 लेयर की बात की है। सबसे आउटर लेयर सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, अब बात कर रहे हैं हम सब म्यूकोसा की। तो जो इसका ड्यूडेनम का सब म्यूकोसा लेयर है वो क्या करता है,
वो बनाता है ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी? ब्रूनर्स ग्लैंड। और आप समझो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है ब्रूनर्स ग्लैंड का? इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है स्टूडेंट्स, देखो आपका जो फूड है वो कहाँ पहुँचा हुआ है? यहाँ पे स्टोमक में पहुँचा हुआ है, फिर स्टोमक से आगे जाएगा ड्यूडेनम में। अब आपको पता है कि स्टोमक का पीएच है वो होता है एसिडिक, क्योंकि इसमें जो है वो HCl पाया जाता है, ये आपको पता है। अब जो यहाँ पे ड्यूडेनम पे जो सब म्यूकोसल लेयर है वो ब्रूनर्स ग्लैंड बनाता है, और ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है? वो एल्केलाइन पीएच मेंटेन करके रखता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो एल्कलाइन पीएच मेंटेन करके रखता है, क्योंकि जो फूड यहाँ पे आया हुआ है ताकि वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का ना हो, इसलिए ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो एल्कलाइन थोड़ा नेचर बना के रखता है ताकि जो है फूड आराम से डाइजेस्ट हो जाए। आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। सो लास्ट एंड इनर मोस्ट लेयर है आपका म्यूकोसा, ठीक है। ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दिस लेयर्स फॉर्म इरेगुलर फोल्ड। आपने यहाँ पे समझना है म्यूकोसा कैसी है, इनर मोस्ट लेयर हमने यहाँ पे देख लिया। फिर जो ल्यूमन है एलिमेंट्री कैनाल का वो इरेगुलर फोल्ड बनाता है, जिसको स्टोमक के केस में कहा जाता है रुगई, और इंटेस्टाइन के केस में कहा जाता है विलाई। ये आपने यहाँ पे समझना है। बात कर रहे हैं हम इसकी, इधर जो ये ल्यूमन है ना, ये वाला पार्ट ये करता है। हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो ल्यूमन है ये क्या बनाता है? ये इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हमने स्टोमक के केस में रुगई बोलते हैं और इंटेस्टाइन के केस में विलाई बोलते हैं। अब आपको पता है विलाई के ऊपर जो माइक्रो विलाई लगे होंगे, है ना, विच गिव्स ए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, है ना। मानो कि इस तरह से होती है ना ब्रश, इस तरह से ये ब्रश होती है आपकी, तो इस तरह से जो माइक्रो बिलाई और बिलाई लगे होते हैं इंटेस्टाइन में, और स्टोमक में रुगई लगे होते हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम आपको अच्छे से पता है कि इनका काम क्या है। ये एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि म्यूकस, हमने ये चीज़ यहाँ पे कवर कर ली। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आप कि विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल, ये आपने याद रखना है ना। म्यूकस एपिथेलियम हैज ए गोबलेट सेल विच सीक्रेट द म्यूकस दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन। मैं इस पॉइंट को आपको यहीं पे क्लियर कराता हूँ। देखो आपने देखा, मैं इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो विलाई माइक्रोविलाई बनते हैं, ठीक है। विलाई माइक्रोविलाई बनाता है ल्यूमन। फिर क्या होगा, उस माइक्रोविलाई और विलाई क्या करेगा, वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाएगा, मतलब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उससे जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, वाइटामिन है, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ाएगा ये विलाई और माइक्रोविलाई। इतनी चीज़ आप यहाँ पे समझ चुके हैं। फिर सेकंड थिंग ये बोल रहा है कि इस इंटेस्टाइन के अराउंड क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज वगैरह होती है जो एब्जॉर्प्टिव मटेरियल को रिसीव करते हैं, मतलब जो इंटेस्टाइन के विलाई और माइक्रोविलाई ने एब्जॉर्ब किया है वो रिसीव करेगी कैपिलरीज, और उस कैपिलरीज के थ्रू जो है थ्रू आउट द बॉडी जो है वो ट्रांसफ़र करेगी पूरी एब्जॉर्प्टिव मटेरियल। यही बात जो है ये बताना चाह रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें जो है वो गॉबलेट सेल है वो सीक्रेट करता है म्यूकस, जो कि लुब्रिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। देखो सिंपल सी बात है कि जो ल्यूमन है, ल्यूमन ना, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ल्यूमन है वो कहाँ करेगा सीक्रेट, जो आपका जो म्यूकस है वो अंदर की ओर सीक्रेट करेगा। अंदर की ओर क्यों? ताकि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करा सके, मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड करा सके, मतलब वो फूड को यहाँ से आगे की ओर ट्रांसफ़र कर सके स्टोमक की ओर, फिर स्टोमक से इंटेस्टाइन की ओर। ये मतलब है लुब्रिकेशन का और म्यूकस का, बाकी इसका जो है कुछ भी मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है म्यूकस ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड क्रिप्ट्स बनाता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे देख पा रहोगे आप, यहाँ पे अच्छे से स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का। देखो इसने इस तरह से ये चीज़ बनाई, यहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई। क्या है ये? विलाई है, और इसके अंदर अब जो स्ट्रक्चर हमने बोला उसको लैक्टियल, ये हमने देख लिया। फिर हमने बताया कि इसके अराउंड जो कैपिलरीज वगैरह होती है जो एब्जॉर्प्टिव मटेरियल को पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट कर देती है। फिर ये बोल रहा है कि ये जो है वो
क्रिप्ट्स भी बनाता है। देखो यहाँ पे जो ये आपका विलाई है ये क्रिप्ट्स भी बनाता है। इस क्रिप्ट्स का जो है वो कुछ भी रोल नहीं होता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। एब्जॉर्ब सिर्फ जो है ये वाला एरिया करता है। ये जस्ट आपने एज ए नॉलेज याद रखना है, एक आइडिया इसका जो है वो बना के रखना है। बाकी इसका कोई क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो हमने देखा अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब देखते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स। लाइक आप देख सकते हैं पहले आप माउथ, ठीक है। माउथ कैसा है, एक मतलब हम बोल सकते हैं कि इनिशियल पार्ट है जहाँ से फूड अपटेक होता है, यानी इंजेशन होता है फूड का। और माउथ जो सराउंड होता है अपर लिप और लोअर लिप से, कॉमन चीज़ है ना। ओपन होता है बकोफारिंजियल कैविटी में, भी कॉमन चीज़ है ना। और आपने एक चीज़ देखना है, स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चिक कॉल्ड बकल वेस्टिब्यूल वेयर फूड इज स्टोर टेम्परली। देखो अगर हम फेस टू फेस होते तो मैं आपको अच्छे से बता पाता, बट आपने समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। मानो कि ये एक टीथ है, ये आपका टीथ का अपर जो है, ये लोअर जो है, ठीक है। ये टीथ के बाहर क्या है, चिक है, नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये चिक जो आपने फुला दिए, आप इसको खुद भी फील कर सकते हैं। आपने चिक को फुला दिया मतलब आपने जो है वो एयर जो है वो स्टोर कर दी माउथ के अंदर और लिप्स क्लोज किए हुए हैं, तो आपके चिक क्या हो गए, स्वेलन हो गए। फिर ये बोल रहा है कि स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चिक, जो ये वाला एरिया है इनको बोलते हैं गम्स, और जो बाहर वाला एरिया है चिक, जो चिक और गम्स के बीच स्पेस है जो आपने फुलाया हुआ है उसको बोलते हैं वक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है। काम क्या है इसका, टेम्पररी फंक्शन है इसका फूड को स्टोर करने के लिए, ये आपको भी पता है, तो ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है, इनर एंड सेंट्रल पार्ट विच सराउंडेड बाय द अपर एंड द लोअर जॉ। अब आपको पता है अपर जॉ कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, और लोअर जॉ कैसा होता है, मूवेबल होता है। देखो आप खुद फील करना, जो आपका टीथ से ऊपर वाला जो है अपर जो है वो आप उसको दाएं बाएं नहीं हिला पाओगे, और जो आपका लोअर जो है उसको आप दाएं बाएं जो है आराम से हिला सकते हैं, तो ये होता है मूवमेंट, है ना। सो नेक्स्ट है आपका टिथ। ये कुछ एक मतलब छोटे छोटे पॉइंट है, टिथ से जो है एक आधा क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो नीट हो और चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। देखो पहले आपको कुछ एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, लाइक थिकोडेंट क्या होता है, डाइफाइकोडेंट क्या होता है, हिट्रोडेंट क्या होता है। देखो आपको पता है कि हर एक टीथ जो है, ईच टीथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन, मतलब जो जॉ है या उसके जो बोन है, टीथ जो है उसके साथ कैसे होते हैं, अटैच होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम थिकोडोंट। सिंपल चीज़ है। डाइफाइकोडोंट क्या बोलता है, आपको पता है कि जब वो स्टार्टिंग में इन्फेंट्स होते हैं ना, जिनका जन्म होता है, छोटे बच्चे, उनके जो टीथ होते हैं उनको बोलते हैं हम टेम्परेरी टीथ, या उनको बोलते हैं हम मिल्की टीथ, या उनको बोलते हैं हम डेसिडियस टीथ। जो ये डेसिडियस टीथ है ये लिया गया है प्लांट से। आपको पता है प्लांट में जो पतझड़ होता है, लीव्स को फॉल डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं डेसिडियस। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब बच्चा इन्फेंट स्टेज में होता है, चाइल्ड स्टेज में होता है, तो उसके पास जो टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ होते हैं जो कि फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और ये रिप्लेस्ड होते हैं परमानेंट टीथ। किसमें, एडल्ट में। एडल्ट में परमानेंट टीथ से ये रिप्लेस होते हैं। और आपको पता है परमानेंट टीथ अगर टूट गया, सोचो कि भी टूट गया, दोबारा कभी टीथ नहीं आएगा, आपको बेशक जो है वो डॉक्टर के थ्रू या डेंटिस्ट से जो है टीथ लगवाना पड़े, आपको जो है ऑटोमेटिकली न्यू टीथ नहीं आ पाएगा अगर आपका परमानेंट टीथ टूट जाए। अगर आपका मिल्की टीथ टूट जाए तो वापिस जो परमानेंट टीथ जो आना ही आना है, ठीक है। फिर जो अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं, उनके पास 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। कितने, 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं। मैंने आपको इसका डायग्राम नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, और आपको पता होगा जो टीथ है वो 4 डिफरेंट टाइप से बना होता है, जिसलिए इसको कहा जाता है हेटेरोडोंट। मेनली कैसे, इंसीजर यानी आई, ठीक है, और कैनाइन यानी सी, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, और प्रीमोलर यानी पी, एंड देन द मोलर, ICPM, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट होते हैं आपके टीथ के। मानो आपका ये अपर जो है, ठीक है, और ये लोअर जो है, ये हाफ है अपर जो का, ये हाफ है लोअर जो का। आप इसको फील कर सकते हैं। मानो कि आपका नोज है ना,
नोज से नीचे, लिप्स के नीचे जो पूरा सेंट्रल एरिया है ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ। मानो आपका यहाँ पे नोज है, ठीक है, तो ये हो गया हाफ हाफ, अपर जॉ और लोअर जॉ। ये क्या है, अपर जॉ, ठीक है, और यहाँ पे है लोअर जॉ। तो जो ICPM की अरेंजमेंट होती है वो पता कैसी होती है, वो होती है 2 1 2 3 के फॉर्म में। मैं आपको दोबारा बनाता हूँ अच्छे से। ये देखो ICPM, ठीक है, अपर जॉ, लोअर जॉ, ये रहा नोज बीच में, ठीक है। ये कैसे अरेंज होता है, 2 1 2 3, मतलब कि जो आपके 2 हो गए यहाँ पे इंसीजर, ठीक है, फिर एक होगा आपका कैनाइन का टीथ, फिर आपके 2 हो गए प्रीमोलर इस तरह से, एंड देन 3 हो गए मोलर टीथ। वैसे ही कंडीशन होगी इस साइड, है ना, 2 हो गए इंसीजर, एक होगा कैनाइन, है ना, और 2 हो गए प्रीमोलर और 3 हो गए मोलर। वो एक कंडीशन होगी नीचे यहाँ पे, सेम टू सेम। टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, यानी 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 32 टीथ। ये एक कंडीशन होती है जो आपने याद रखनी होती है, सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैंने ये चीज़ हुआ, मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है। देखो अपर एंड लोअर जॉ नोन एज मैक्सिला अपर जॉ एंड मैंडिबल इज द लोअर जॉ। फिर टूथ इज एम्बेडेड इनटू द जॉ बोन, इसको बोलते हैं हम गैमोफिसिस। गैमोफिसिस का मतलब होता है कि जो टूथ इमूवेबल होता है, मतलब बाइंड होता है, जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं हम गैमोफिसिस, ठीक है। अगर हम टिथ की ओरिजिन की बात करते हैं तो वो एक्टो और एंडो, देखो एक्टो और मीजोडर्मल दोनों ओरिजिन होती है। आपको पता है टिथ की कंपोजिशन है वो किससे बनी होती है, एनिमल से और डेंटाइन से। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं एनिमल और डेंटाइन, ठीक है। हमने बोला टिथ की जो ओरिजिन है वो एक्टो और मेजोडर्मल है। सो जो एनिमल है इसकी जो ओरिजिन है वो है एक्टोडर्म ओरिजिन, ठीक है। और आपने याद रखना है एनिमल जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी का। कैसा, हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी का। इसमें आपने दो ही चीज़ें याद रखनी है। पहली बात, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी इज नोन एज एनिमल, इट इज सिक्रेटेड बाय द एमियोब्लास्ट सेल, ठीक है। इसकी करते हैं बात हम कंपोजिशन की। 97% बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से, 3% बना हुआ है कैल्शियम फ्लोराइड से, ठीक है। वैसे बात करते हैं हम डेंटाइन की, सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। डेंटाइल सराउंडिंग कैविटी, पल्प कैविटी, और जो ये डेंटाइन है इट इज सिक्रेटेड बाय द ओडोनो या ओडोंटोब्लास्ट सेल, ठीक है। एनिमल इज सिक्रेटेड बाय द एमियोब्लास्ट सेल और डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय द ओडोंटोब्लास्ट सेल। इसकी बात करें हम कंपोजिशन की तो ये 69% जो है इनऑर्गेनिक साल्ट से बना हुआ है, बाकी जो रेस्ट ऑफ मटेरियल है वो बना हुआ है ऑर्गेनिक मैटर से। स्ट्रक्चर करते हम, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की अगर बात करते हैं हम तो इस तरह से ये जिसका स्ट्रक्चर होता है वो इस फॉर्म में होता है। अपर पार्ट को बोलते हैं हम क्राउन, उसके बीच का पार्ट होता है नेक, एंड देन द नीचे वाला पार्ट होता है रूट। ये इसका स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद बात आई टंग की। वेट अ मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ। स्टूडेंट, जो टंग है इट फॉर्म द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। आपको पता है टंग कैसा है, एक मसल्स है ना, मसल से कवर्ड होगा, स्केलेटल मसल से कवर्ड होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। और आपको पता है जो टंग है वो एंटीरियरली तो फ्री होती है, टंग होती है ना, कहीं भी आप घुमा सकते हैं। और जो पोस्टीरियरली है वो कैसी होती है, अटैच्ड होती है, यानी बाइंड होती है टंग। ये आपको पता होना चाहिए। और टंग के पास जो टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, लिंगुअल ग्लैंड से ये सिक्रेट होती है। अब इसको हम ग्लैंड में स्टडी करेंगे थोड़ी देर में, सो इसको आप अभी पेंडिंग रहने दो। नेक्स्ट आया फायरिंग्स, ठीक है। आप फील कर पा रहे होगे फायरिंग्स कहाँ है। आप, मैं फिर से आपको डायग्राम दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। ये रहा आपका इधर फायरिंग्स। हमने क्या कर दिया, हमने माउथ को कंप्लीट कर दिया। हमने माउथ में लिप्स पढ़ लिए, ठीक है, हमने माउथ में टीथ पढ़ लिए, हमने जॉ पढ़ लिए, है ना। और अब बारी आती है माउथ में फायरिंग्स की, फिर उसके बाद आएगा हमारा ओइसोफेगस, ठीक है। सो स्टूडेंट, जो फायरिंग्स हमने बताया कि फायरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, ठीक है। सो देखो जो फायरिंग्स है आपका वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, नेजो फायरिंग्स, है ना, ओरो फायरिंग्स और लैरिंजो फायरिंग्स।
नेजोफेरेंक्स का फंक्शन क्या होता है? ओनली फॉर रेस्पिरेशन के लिए। और जो ये ओरोफेरेंक्स और लैरिंजोफेरेंक्स है, इनका फंक्शन होता है डाइजेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन, यानी बोथ डाइजेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन। तो ये आपने याद रखना है, कभी भी आपने इसको जो है भूलना नहीं है। मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ आपको ये चीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट आता है आपका इधर ऑइसोफेगस। सिंपल काम होता है इसका कि ये कनेक्ट करता है फारेंक्स को स्टमक से। मैंने आपको बहुत बार दिखा भी दिया हुआ है। लेंथ इसके 25 सेंटीमीटर है। इसका डाइजेशन में कोई भी रोल नहीं है ना। देखो जो बोलस क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपने फूड इनटेक किया हुआ है और फूड जो चबाया हुआ है, च्यूब्ड फूड प्लस सलाइवा इज नोन एज बोलस। तो ओइसोफेगस का काम क्या होता है कि बोलस को फायरिंग से ट्रांसफ़र करना कहाँ के लिए? स्टोमक के लिए। इतना काम होता है इसका। मतलब कि इसका काम होता है मूवमेंट। और किस टाइप की मूवमेंट? उसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टेलिक मूवमेंट का काम ये होता है कि धक्का मूवमेंट। धक्का मीन्स मानो आपका फूड जो है यहाँ पे है, फायरिंग्स पे है। कहाँ पे है? फूड आपका इधर फायरिंग्स पे है। अब क्या होगा, इस फूड को आगे ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे होगी पेरिस्टेटिक मूवमेंट। मतलब उसको थोड़ा आगे घसीट देंगे यहाँ के लिए, फिर यहाँ से यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए, फिर यहाँ से यहाँ के लिए। इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल चीज़ है ये, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका इधर स्टोमक। अगर हम स्टोमक की बात करते हैं, इट्स फंक्शन आर टू द स्टोर, dissolve and partially digest the food particle and regulate the rate at which the stomach content release into the small intestine। ठीक है, आप समझ गए होंगे स्टोमक का काम क्या होता है। अल्टीमेटली पहले ये फूड को रिसीव करता है, उसमें HCl रिलीज करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है, जिससे क्या हो जाता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है और अल्टीमेटली ये स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफ़र कर देता है आगे। ठीक है, स्टोमक जो है वो कहाँ होता है? सिचुएटेड लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में स्टोमक जो है वो सिचुएटेड होता है। बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है स्टोमक का। ठीक है, जे शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं हम वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, या आप बोल सकते हैं वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैनाल। इसका जो डायमेंशन है वो है 30 × 50 सेंटीमीटर्स। कैपेसिटी है 30 ml टू 1.5 लीटर। जो ये 30 ml है, ये कैपेसिटी होती है इन्फेंट्स की, यानी बच्चों की। और एक एडल्ट मैन की कैपेसिटी होती है 1.5 लीटर। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होगा स्टूडेंट, जो आपका बोलस आया हुआ है ऑइसोफेगस से यानी फायरिंग से, वो मिक्सड हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस के साथ और उसको बोलेंगे फिर हम काइम। ठीक है, पहले बोला बोलस किसको? फूड प्लस सलाइवा को। जब ये बोलस मिक्सड हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस के साथ तो इसको बोलते हैं काइम। ठीक है, स्टोरेज टाइम ऑफ द फूड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फूड। इस लाइन का मतलब है कि देखो, अगर किसी को कोई फूड जो है वो टेस्ट लगते हैं यानी स्वादिष्ट लगे तो ऑब्वियसली उस फूड को वो एक्स्ट्रा खा सकता है ना। अगर किसी को कोई फूड अच्छा ना लगा हो तो वो उस फूड को जो है वो कम खा पाएगा। सो ये बोल रहा है कि स्टोरेज टाइम जो है फूड का वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ फूड। फूड किस प्रकार का है, उसका टेस्ट किस प्रकार का है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे यहाँ पे ऑइसोफेगस है जो कि कनेक्ट कर रहा है फायरिंग्स को स्टोमक के साथ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कार्डिया। सबसे पहला पार्ट है इसका कार्डिया। इसको कार्डिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हार्ट के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए इसे कार्डिया भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट आया फंडस और कॉर्पस मतलब पूरी बॉडी, देन एंटोम एंड देन द पाइलोरस एंड देन द पाइलोरिक स्पिंचर और यहाँ पे आपका कार्डियक स्पिंचर। पहले देखते हैं हम किसको? कार्डिया को। कार्डिया क्या बोलता है कि इट इज़ अटैच विद द लोअर एंड ऑफ द ऑइसोफेगस। देख पा रहे हो आप, जो ये ऑइसोफेगस का लोअर एंड है यहाँ पे अटैच है ये कार्डिया। ठीक है, इसके पास कार्डियक स्पिंचर भी पाया जाता है। मतलब ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर ये वाला। इसका काम क्या होता है,
ये बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है ताकि फूड यहाँ से वापस ना जा सके। अब क्या होता है, कभी कभार अगर हमने एक्सेस खाना खा लिया है और उसके तुरंत बाद हम सो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, मतलब कोई हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो फूड जो बैक फ्लो हो जाएगा और उस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट वर्न और पायरोसिस। थोड़ा खट्टापन फील होता है, थोड़ी थ्रोट में पेन टाइप जो है वो फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट आया फंडस पार्ट। फंडस जो है इट इज फॉर्म्ड इन द अपर कर्व्ड पार्ट ऑफ द स्टोमक। इसका कोई खास काम नहीं है, मतलब ये गैस को फील्ड करता है, दैट्स इट। फिर आया बॉडी। सेंट्रल और लार्ज पोर्शन ऑफ द हम बोल सकते हैं स्टोमक इज नोन एज अ बॉडी। देन द पाइलोरस। पाइलोरस क्या करता है, ये कनेक्ट करता है स्टोमक को आगे ड्यूडेनम के साथ। इसके पास भी पाइलोरिक स्प्रिंग प्रेजेंट होता है। जो ये पाइलोरस है ओपन कहाँ होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नोन एज अ ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम के पास ओपन होता है। सो नेक्स्ट आया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अ साइट वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इसके हम लेंथ की बात करते हैं, 6 to 9 मीटर इसकी लेंथ होती है। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं, ये 3 डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है, ड्यूडेनम, जेजम और इलियम। हर एक पार्ट को आपने ध्यान से सुनना है, हर एक पार्ट से जो क्वेश्चंस बनता है। सो जो ड्यूडेनम है ये प्रोक्सिमल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी मतलब टॉप का पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेंथ इसकी 10 इंच होती है। पहला क्वेश्चन कि ये शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। सेकंड कि ये रिसीव करता है फूड फ्रॉम पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टोमक। इसको मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ। जो हमने सबसे पहले डायग्राम डिस्कस किया था, इसके माध्यम से दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जो ये ड्यूडेनम है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ड्यूडेनम में। ये क्या करता है, ये फूड रिसीव करता है जो स्टोमक का लास्ट पार्ट है, दैट इज पाइलोरिक। यहाँ से देखो माउथ से फूड आया फायरिंग्स पे, फिर आया ओइसोफेगस पे, फिर आया स्टोमक पे, फिर स्टोमक्स के जो पहले कार्डियक पार्ट पे, फिर अल्टीमेटली पहुंचा लास्ट पार्ट ऑफ स्टोमक दैट इज पाइलोरिक। तो ये ड्यूडेनम क्या करता है, रिसीव करता है फूड फ्रॉम द पाइलोरिक पार्ट। ये चीज़ आपने देख ली। सेकंड थिंग है स्टूडेंट्स, देखो जो फूड है, फूड में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है। सो जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा यहाँ पे एमाइलेज से, है ना, प्रोटीएज से। बट लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे बाइल की ज़रूरत पड़ती है। और जो बाइल है वो कहाँ से आता है, लीवर से। लीवर से बाइल आता है, वो मतलब बाइल को रिलीज करता है लीवर वाली डक्ट, है ना। फिर रिसीव करती है वो गॉल ब्लैडर वाली डक्ट, और जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर पे स्टोर हो जाता है। फिर ये दोनों आगे कॉमन डक्ट बनाता है, लीवर और गॉल ब्लैडर क्या बनाता है, कॉमन डक्ट बनाता है। एंड देन आगे मिलता है पेनक्रियाज के साथ, ये दिख रहा है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज वाली डक्ट के साथ मिलता है। एंड देन फिर बनाता है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बनाता है, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। स्टूडेंट फिर जो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है वो क्या करता है कि देखो यहाँ से लीवर और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज से बाइल को लाता है और इसी ही ड्यूडेनम पार्ट पे मिलाता है और फूड को जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ये काम किसका है, हमने देखा ड्यूडेनम का। ये जो पूरी थ्योरी यहाँ पे ये चीज़ लिखी है ना। सेकंड यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो रिलीज होती है ड्यूडेनम पे। क्यों होती है, इसका काम क्या है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आया जेजम। लेंथ इसका 2.5 मीटर है। और जो अगर आपसे पूछा जाए मेन साइट ऑफ डाइजेशन इज नोन एज जेजम। ठीक है, इसके पास भी विलाई होती है, माइक्रो विलाई होती है। पीएच इसका 7.8 होता है ना। हमने बोला हुआ है लिवरिकेशन होती है यहाँ पे, क्यों होती है, काम क्या है इसका, ताकि देखो हमने क्रिप्ट्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्रिप्ट्स मतलब जो बिलाई और माइक्रो बिलाई के बीच बनता है उसको बोलते हैं क्रिप्ट्स। मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया था ये चीज़। एंड बिलाई और माइक्रो बिलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करता है।
Then last part of small intestine is known as ileum, which is the largest part of the alimentary canal. Direct question. ठीक है, लेंथ 3.5 मीटर है। मेन काम इसका जो है वो एब्जॉर्प्शन करने के लिए है। ठीक है, एंड ऑफ द सेकम थ्रू द इल्यूसल वॉल्व। सेकम क्या है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट क्या है? सेकम। देखा जाए हम, लार्ज जो है वो लार्जर होता है डायमीटर से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, बट जो लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन की कम होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 पार्ट से मिलकर बना होता है सेकम, कोलोन, रेक्टम। बात करते हैं हम सेकम की। सेकम में एक ऐसा ब्लाइंड सैक ट्यूब है जो कि एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म बनाता है, लाइक ई कोलाई वगैरह। ठीक है, इसके पास अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसका कोई भी काम नहीं होता है, मतलब एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसको आप निकाल के दूर फेंक दो, आपके बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बात करते हैं हम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, लाइक यहाँ पे ई कोलाई पाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि सेकम पे जो वेस्ट मटेरियल है उसको ये जो है ईट करता है। ई कोलाई जो उसको खाता है और बदले में देता है ये एनर्जी। ठीक है, ताकि जो है वो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहे। तो इसलिए बोलते इसको हम कि ऐसा एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें जो ग्रो करते हैं, किसमें? सेकम में। नेक्स्ट आता है कोलोन। कोलोन कैसा है स्टूडेंट? आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैं आपको इसको भी डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ, उसी एक डायग्राम से देख पा रहे होगे। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पे सेकम, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फिर ये है कोलोन, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम असेंडिंग कोलोन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, आपने देखा। उसके बाद क्या आया? रेक्टम आया। ठीक है, सो हमने कोलोन में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आपने देख लिया, यहाँ पे यही काम है। सेकंड आया रेक्टम। रेक्टम कैसा है? लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि फेशियल मैटर को स्टोर करता है या फिकल मैटर को स्टोर करता है, जो भी आप बोलते हैं। फिकल या फेशियल मीन्स वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ओपन कहाँ होता है? एनस में ओपन होता है। इसका कोई भी रोल नहीं है सिग्निफिकेंट में। नेक्स्ट आया कंपोजिशन ऑफ फेसिस या फेशियल या वेस्ट मटेरियल। थोड़ा ये टॉपिक जो है मतलब वो आपको अजीब सा लग सकता है, क्योंकि फेशियल की कंपोजिशन पढ़ते बार जो है वो किसी को कुछ मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पढ़ने में अच्छा नहीं है ये, है ना। सो एनीवे हमें तो कवर करना है। सो हमें तो स्टडी पर्पस से कवर करना है ना, क्योंकि हमें तो नीट में जो एग्ज़ाम लाने हैं, चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हमने तो उनमें क्वेश्चंस को क्रैक करना है, हमने मार्क्स लाने हैं उसमें। ठीक है, सो जो कंपोजिशन है इसकी वो कैसी है? अगर क्वांटिटी देखते हैं 150 ग्राम क्वांटिटी होती है पर डे। पीएच इसका 6.5 है। आपने कलर देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, हर एक इंडिविजुअल ने अपने वेस्ट मटेरियल का कलर देखा होगा। कैसा होता है? येलो होता है जब वो फ्रेश होता है। क्यों होता है येलो? क्योंकि उसमें पोरफायरिन पाया जाता है, दैट इज़ नोन एज स्टेरकोविलिनोजन। और जो स्टेरकोविलिनोजन है ये एक बिलिरुबिन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि जो फ्रेश टूल है या फ्रेश फेशियल है या फ्रेश वेस्ट मटेरियल है वो येलो से चेंज हो जाता है ब्राउन में, क्योंकि जो स्टेरकोविलिनोजन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है स्टेरकोविलिन में। ऑर्डर कैसा है? आपको पता है ऑर्डर इसका बहुत ही बेकार होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडोल, स्केटोल, क्रेस्टोल, फिनोल एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड। सो ये था आपका डाइजेस्टिव या सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। नेक्स्ट है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड, लाइक सैलिवरी ग्लैंड। देखो, दिस ग्लैंड सीक्रेट द सलाइवा 500 मिलीलीटर पर मील। एक मील के अकॉर्डिंग जो है ये 500 मिलीलीटर सलाइवा सीक्रेट करता है। अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो ये 1200 से 1500 जो है वो सलाइवा को सीक्रेट करता है। मानो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों को अगर फूड के हम कंपेरिजन करें तो ये 12 से 1500 मील जो है वो सीक्रेट करता है। अगर हम टाइप देखते हैं इसका तो ये पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी से मिलके बना हुआ है। जस्ट आपने याद रखना है, पैरोटिड मीन्स बिलो द एयर लोब, जो एयर लोब से नीचे। मैं आपको इसको भी ये उसी ही डायग्राम में दिखाता हूँ, बहुत अच्छा डायग्राम है वो। देखो, आप देख पा रहे होगे पैरोटिड। पैरोटिड मीन्स
बिलो द ईयर, जो कान के पीछे हो उसको बोलते हैं पैरोटिड। एंड द सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, पहले आप देखो यहाँ पे सबलिंगुअल मतलब कि जो टंग के नीचे हो, कहाँ पे हो, टंग के नीचे हो, और सब मैक्सिलरी मतलब कि जो पूरा मतलब जॉ के एंड में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी, ठीक है। और आपने यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो पैरोटिड है वो कैसी है, लार्जेस्ट है, और जो सबलिंगुअल है वो कैसी है, स्मॉलर है। किस केस में, सैलिवरी ग्लैंड के केस में। और अगर ओवरऑल पूरे बॉडी में पूछा जाए तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है, वो है लीवर। ये सिक्रेट करता है 500 से 1000 मिलीलीटर पर डे बाइल। बाइल सिक्रेट करता है ये 500 से 1000 मिलीलीटर पर डे। बाइल लोब्ड होता है, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक लार्जर होता है जो राइट साइड होता है ना, जिसके पास गॉल ब्लैडर होता है, एक स्मॉलर होता है जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है लीवर का वो है हिपैटिक लोब्यूल, सिंपल चीज़ है ये भी, है ना। देन उसके बाद बात की यहाँ पे गॉल ब्लैडर की, कि जो लीवर के थ्रू बाइल सिक्रेट किया जाता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और अगर हम लीवर का फंक्शन देखते हैं तो ये सारे फंक्शन आप उनको रीड कर लेना, बड़े ही सिंपल फंक्शन है, उनको आप याद भी कर लेना। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन से ओरिजिनेट हुआ है। एक्सोक्राइन मीन्स डक्ट ग्लैंड, एंडोक्राइन मीन्स डक्टलेस ग्लैंड। सिक्रेट करता है ये पेनक्रियाटिक जूस और हॉर्मोन्स, है ना, और इट ओपन्स बाय द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट नोन एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, ये सिक्रेट करता है इंसुलिन और ग्लूकागन। आपको पता है इंसुलिन का रोल क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, और जो ग्लूकागोन है वो क्या करता है, वो ग्लूकोज को बनाता है। इंसुलिन जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, और जो ग्लूकागन है वो ग्लूकोज को बनाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये आपने चार्ट यहाँ पे एक बार देख लेना है, मैंने आपको बताया हुआ यहाँ पे, जैसे ऑर्गन है माउथ, ये रिलीज करता है सैलिवरी ग्लैंड जिसमें एंजाइम होती है एमाइलेज, है ना, और एमाइलेज अटैक करता है स्टार्च पे, जो इसका सबस्ट्रेट है एमाइलेज का, और अल्टीमेटली जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। वैसे आपने यहाँ पे स्टोमक और पेनक्रियास के भी देख लेना है और याद कर लेना है, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। अगर हम प्रोसेस देखते हैं डाइजेशन का, बड़ा ही सिंपल है। पहले होता है इंजेशन, मतलब कि टेकिंग फूड इनटू द माउथ। सबसे पहले फूड कहाँ आ जाएगा, माउथ में आ जाएगा। फिर होगा सिक्रेशन, रिलीज ऑफ एसिड या एंजाइम या बाइल इनटू द ल्यूमन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब ओइसोफेगस में जो है वो जितना भी जो एसिड रिलीज हुआ है, एंजाइम रिलीज हुआ है, बाइल रिलीज हुआ है, वो वहाँ पे डाल देना है। फिर उसमें खुद ही होगी मूवमेंट, मूवमेंट मतलब मोटिलिटी, खुद ही वो जो है वो फायरिंग से स्टोमक के लिए उसको ले जाएगा आगे, यानी पूरे थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आया डाइजेशन। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। मैकेनिकल मतलब जो हम टिथ के थ्रू जो है फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। केमिकल मीन्स जो डिफरेंट ये वाइटामिन्स एंजाइम्स का यूज़ होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ होता है डाइजेशन करने के लिए, वो आता है केमिकल के अंदर। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो एसिमुलेशन होगा, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव मटेरियल है उससे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो होता है डिफेक्शन में, मतलब कि आगे रेक्टम में स्टोर हो जाता है और एनएस के थ्रू जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर ये था हमारा पूरा किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट रहेगा हमारा एब्जॉर्प्शंस के बारे में, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल, पहले हम ये समझते हैं डाइजेस्टेड मटेरियल का क्या मतलब है। देखो स्टूडेंट्स, डाइजेस्टेड मटेरियल मीन्स ऐसा फूड या मटेरियल जो डाइजेस्ट हो चुका है। मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जो फूड है या मटेरियल है कैसे डाइजेस्टेड होता है। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि फूड को या कोई भी न्यूट्रिएंट को हम ओरली इनटेक करते हैं या इंजेक्शन करते हैं, मतलब माउथ के थ्रू हम जो है वो फूड को खाते हैं। देखो, हमने माउथ के थ्रू फूड को खाया,
अब आपको पता है कि माउथ में, या इसको ओरल कैविटी बोलो, वक्कल कैविटी बोलो, यहाँ से क्या होगा, आपका सलाइवा रिलीज होगा और फूड के साथ मिक्स हो जाएगा और फूड की जो है माउथ में मैस्टिकेशन होगी। मतलब वो फूड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे पीस में। आपको पता है कि फूड को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे दाल चावल हो, चाहे कोई एनी टाइप ऑफ फ्रूट हो, हम उसको एज यूजुअल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लेते हैं। ऐसा नहीं करते हम कि कोई फ्रूट है उसको हम कूट कूट के खाएंगे, नहीं, उसको हम ऐसे ही उसको जो है कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लेते हैं। फिर हमारे माउथ के अंदर जो है उसकी मैस्टिकेशन होती है, यानी वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पीसेज में। जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा फिर क्या होगा कि वो वोकल कैविटी से यहाँ जैसे फायरिंग्स के पास चला जाएगा, है ना। और फायरिंग्स क्या होता है, वो एक कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एज वेल एज एयर। वो डिसाइड करता है कि जो हमने फूड मैस्टिकेट किया हुआ है, हमने फूड जो चबाया हुआ है, च्यूब किया हुआ है, उसको आगे ट्रांसफर करना है फूड पाइप में, या हम बोले आइसोफेगस में। आइसोफेगस क्या करता है, उस फूड को यहाँ से यानी फायरिंग से यहाँ पे लाता है, यानी स्टोमक पे, है ना, बिल्कुल हार्ट से नीचे लेफ्ट साइड होता है आपका स्टोमक, यहाँ जैसे यहाँ पे स्टोमक पे लाता है उस फूड को। आइसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको स्टोमक में पहुँचाता है। अब आपको पता है स्टमक में पहुंचाएगा तो स्टमक में जो है वो, स्टमक में भी डिफरेंट पार्ट होता है, कार्डियक, फंडस, जो कि हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी जस्ट आपने ये समझना है कि स्टमक में HCl होता है, pH एसिडिक होता है, और वो फूड जो है फर्दर डाइजेस्ट होता है, फर्दर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब क्या होगा, वो स्टमक से जाएगा आगे इंटेस्टाइन में। यहाँ जैसे इंटेस्टाइन होगा, मतलब कि इंटेस्टाइन का जो आप देख पा रहे होगे, आई थिंक यहाँ पे इंटेस्टाइन का जो है वो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनियम, वो स्टोमक से फूड को रिसीव करेगा और आगे ट्रांसफर करेगा फर्दर पार्ट में, लाइक जेजनम। जेजनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको बोलते हैं मेन साइट फॉर डाइजेशन, है ना। तो वहाँ पे एक्चुअल में डाइजेशन होती है। फिर वो आगे जाता है आपके, पहले देखो ड्यूडेनम से गया जेजनम, फिर जाएगा इलियम। इलियम एक एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है जहाँ पे एक्चुअल में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। अभी तक हमने देखा डाइजेशन, यानी वो फूड क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलेस्ट वन में टूट रहा है उसको बोलते हैं हम डाइजेशन या डाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है एब्जॉर्प्शन, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। कुछ एक जो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता मटेरियल, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर वहाँ भी जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है मटेरियल, वो होता है वेस्ट मटेरियल, जो कि यहाँ जैसे रेक्टम में स्टोर होता है और एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। हमने क्या समझना है कि मटेरियल एब्जॉर्ब कैसे हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। सो ये हमारा आज का टॉपिक है। स्टूडेंट, जो एब्जॉर्प्शन है वो दो तरीके से होती है, एक होती है पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक होती है यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये बिल्कुल यूनिक तरीका है। आप एनसीईआरटी की बुक देख लेना, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर है, एक एक पॉइंट कवर है, बट सिंप्लीफाई किया हुआ है मैंने, ताकि कभी आप भूल ना पाए। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। और वहाँ पे आप क्वेश्चन को भी एक मतलब कंसेप्चुअल तरीके से क्रैक कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। देखो स्टार्ट करते हैं, पैसिव और एक्टिव। सबसे पहला क्वेश्चन, पैसिव मतलब विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। पहली बात आपने याद रखना है, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी मीन्स आपको पता है एनर्जी की जो फॉर्म है वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP। पैसिव प्रोसेस में एनर्जी का कोई भी यूज नहीं होता है। एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है। किसके लिए, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ पे पैसिव में एनर्जी की कोई नीड नहीं है और एक्टिव में एनर्जी की नीड चाहिए होती है, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड सेकंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन्स, देखो डिफ्यूजन आपको पता है कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, मैं वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बट जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ डिफ्यूजन मतलब कि मूवमेंट, मटेरियल की मूवमेंट होना। सिंपल डिफ्यूजन मीन्स, मैंने आपको यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है, मानो कि ये क्या है, इंटेस्टाइन है। क्या है, इंटेस्टाइन है। अब ये इंटेस्टाइन के बाहर का मटेरियल है जो कैसा है, डाइजेस्टेड मटेरियल है ना, कैसा है, डाइजेस्टेड मटेरियल है। उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, बाहर हाई है, क्योंकि हम फूड इनटेक कर रहे हैं, उसकी डाइजेशन हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है।
तो वो कैसे मूव करेगा, हाई से लो की ओर। हाई से लो की ओर मीन्स अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। स्टूडेंट सारे ये क्वेश्चन ही है, अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती है कहाँ पे, सिंपल डिफ्यूजन के केस में। इतना आपने याद रखना है जस्ट, ठीक है। स्पेशली जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है यानी जो वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं, है ना। या हाइड्रोफोबिक गैसेज है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा जो है वो भी यहाँ से इजीली डिफ्यूज कर सकती है। ये देखो यहाँ पे ये है आपका इधर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर वाला रीजन, ये है डाइजेस्टेड फूड, ये आ गया यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है इसीलिए मूव कर गया बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। यहाँ पे मानो ये पे यूरिया भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकता है, बेशक थोड़ा स्लोली मूव करेगा, है ना। अमोनिया भी, वाटर भी कैसा करेगा, स्लो सिंपल डिफ्यूजन शो करेगा, है ना। इसमें एनर्जी का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। सेकेंड आया यहाँ पे facilitated diffusion which is further divided into two parts. First is carrier mediated, second is channel mediated. कंफ्यूज नहीं होना, कैरियर मीडिएटेड मीन्स वही आपका ये इंटेस्टाइन के बाहर वाला रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, कैरियर मीडिएटेड थोड़ा कैसा है, क्वेश्चन है कि ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक मीन्स शेप डिपेंडेंट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है इस केस में। शेप डिपेंडेंट मीन्स देखो जो बाहर ये डाइजेस्टेड मटेरियल है अगर इसकी शेप मिल जाए इसके साथ, ये कैरियर है, कैरियर में क्या है, अल्टीमेटली एक ट्रांसपोर्टर है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्या है, ट्रांसपोर्टर। और सिंपल बताऊं, मानो ये ट्रांसपोर्टर बोलोगी ये प्रोटीन है, दैट्स इट, ये प्रोटीन है। अब जो बाहर डाइजेस्टेड मटेरियल है अगर उसकी कन्फर्मेशन इसके साथ मिलती है, मतलब इस तरीके का हो डाइजेस्टेड मटेरियल, तो उसको रिसीव करेगा, देखो यहाँ पे, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ पे नीचे उल्टा हो जाएगा, मतलब जो इसने यहाँ से रिसीव किया वो यहाँ पे अंदर ये छोड़ देगा, अंदर मतलब कि ल्यूमेन में, यानी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगी बाहर वाला डाइजेस्टेड मटेरियल की, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। जस्ट याद रखना है ये कैसा है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, वो भी हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। सेकंड आया चैनल मीडिएटेड। यहाँ पे दो केस होते हैं, अगर तो चैनल ओपन हुआ फिर तो वल्ले वल्ले है ना। वल्ले वल्ले मीन्स जो आपका बाहर से डाइजेस्टेड मटेरियल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ईजी मूव करेगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, एनर्जी का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना। हाँ, अगर ये क्लोज हुआ तो फिर ये थल्ले थल्ले है। थल्ले मीन्स ये जो है वो इंटेस्टाइन में ही रहेगा डाइजेस्टेड मटेरियल जब तक ये चैनल ओपन नहीं हुआ, ठीक है। तो चैनल मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कुछ एक आयंस को भी ट्रांसफर करता है, कुछ एक आयंस को, ठीक है। क्योंकि जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में है या पैसिव एब्जॉर्प्शन में है, यहाँ पे जो है वो आयंस और लार्ज यानी डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, क्योंकि आयंस और पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो वो एनर्जी कहाँ यूज होती है, वो होती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो फर्दर टू टाइप का है, एक प्राइमरी एक्टिव और एक सेकेंडरी एक्टिव, ठीक है। इन केस ऑफ प्राइमरी एक्टिव आपने अगर सुना होगा सोडियम पोटाशियम ATPase पंप लगा होता है, जो क्या करता है वो सोडियम आयन को इफ्लक्स भी करता है, 3 सोडियम आयन को इफ्लक्स करता है मतलब बाहर की ओर फेंकता है, और 2 पोटाशियम आयन को इनफ्लक्स करता है मतलब कि अंदर की ओर फेंकता है। ये जो चैनल है ये भी एक प्रोटीन है, नाम है सोडियम पोटाशियम ATPase पंप, मतलब कि सोडियम को बाहर पोटाशियम के अंदर। ATPase मीन्स इसके पास अपनी ATP भी होती है, बट वो ATP सफिशेंट नहीं होती है मूवमेंट करने के लिए, इसीलिए इसको और बाहर से ATP की ज़रूरत पड़ती है। जब बाहर से इसको ATP मिलती है तो जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड मटेरियल हो, आयंस के फॉर्म में मिनरल्स हो, उन मिनरल्स को ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उन मिनरल्स को ये आराम से जो है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो एब्जॉर्ब करता है, याद रखना एनर्जी का इस्तेमाल करके, ठीक है। नेक्स्ट आया सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, देखो ये प्रोटीन है और प्रोटीन का नाम क्या है, SGLT।
सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज सिम्पोर्टर, आप नोट डाउन कर दो अपने नोटबुक में। हाँ, एक चीज़, अगर आपने SGLT और सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सेल बायोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे मैंने SGLT और P टाइप पंप, सारे पंप जो डिटेल में स्टडी कर दिए। ऐसा करो एक बार वो वीडियो भी देख ही लो, है ना। उससे क्या होगा, आपका यहाँ से अगर क्वेश्चन आ भी जाए, है ना, तो आप वहाँ से आराम से प्यार से खुशी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, फिलहाल हम SGLT पे यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये क्या करता है, देखो, ये मूवमेंट करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्राइमरी एक्टिव एज वेल एज सेकेंडरी एक्टिव। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर बाहर कंसंट्रेशन ग्लूकोज की कम है और अंदर ज़्यादा है, फिर भी क्या करेगा, ये बाहर से अंदर ही लाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मानो कि यहाँ पे एक छोटा सा रूम है, एक रूम है और इस रूम की कैपेसिटी है 30 बच्चों की, और 30 बच्चे ऑलरेडी इसके अंदर है। ठीक है, अब बाहर से बोलते हैं 20 बच्चे कि हमने भी इसी रूम के अंदर जाना है, तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगा, बाहर से धक्के लगना, एनर्जी यूज होगी कि भाई इनको भी धक्का दो, इनको भी अंदर ही एडजस्ट कर दो। वही यहाँ पे है कि देखो, यहाँ पे मानो कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइन के पास और ग्लूकोज आ रहा है। अगर और ग्लूकोज आ रहा है तो SGLT क्या करेगा, उस ग्लूकोज को यहाँ से अपटेक करेगा और फिर से जो है वो हाई कंसंट्रेशन की ओर अंदर एब्जॉर्ब करेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसीलिए ये भी एनर्जी को यूज करता है और ये रिस्पॉन्सिबल है आयंस और ग्लूकोज की मूवमेंट के लिए, है ना। लैक्टोज, फ्रक्टोज, ऑल डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल जो है वो कैन शो द मूवमेंट या कैन बी एब्जॉर्ब बाय द SGLT या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू। स्टूडेंट्स, ये था हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फॉर व्हाट, फॉर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयंस, सब यहाँ से जो है वो एब्जॉर्ब हो गए। आपने सुना होगा कि लिपिड का नाम नहीं आया, लिपिड का नाम नहीं आया, है ना, यानी फैट का नाम नहीं आया। और आपको पता है फैट भी तो एब्जॉर्ब होगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा, या हम जो फूड खाएंगे उसमें फैट नहीं होगा, उसमें फैट भी तो होगा। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो फैट है वो ईजिली इस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है ना। फैट को जो है वो ईजिली हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो फैट है उसके पास हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होती है इस तरह से, ये यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपने इसे डिटेल में पढ़ना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, तो आप ऐसे ही सेल बायोलॉजी पे जाइएगा, और मैंने आपको 6 से 7 वीडियो बनाई है इस पे, है ना, सोडियम पोटेशियम पे, SGLT पे, और भी आपको 2-4 इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मिलेगी, उनको आप देख लेना। जस्ट मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि इस लिपिड कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। लिपिड स्टूडेंट्स या फैट या लिपिड एब्जॉर्ब होता है, उनको कन्वर्ट करते हैं मिसेल के फॉर्म में। मिसेल के फॉर्म में, मिसेल का मतलब है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे इस तरह से जो ये हाइड्रोफोबिक हेड और टेल है, इस तरह से ये एक इनको सर्कल में बनाया जाता है। ये इस चीज़ को बोलते हैं हम मिसेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिसेल्स। अब क्या होता है, इसमें प्रोटीन की सॉर्टिंग की जाती है, यानी प्रोटीन की लेवलिंग की जाती है, यानी प्रोटीन को इसके साथ बाइंड किया जाता है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है, इसके साथ क्या जाता है, प्रोटीन को बाइंड किया जाता है। फिर क्या होगा उसमें, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से यहाँ बनाता हूँ इसी फॉर्म में, देखो ये यहाँ पे आपका मिसेल्स है। अब क्या होगा, अगर इसके ऊपर प्रोटीन इस तरह से बाइंड कर दी जाएगी, प्रोटीन के लेवलिंग कर दी जाएगी, छोटा पार्ट प्रोटीन का बाइंड कर दिया जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिपोप्रोटीन।
क्या बना, लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड्स एज वेल एज प्रोटीन। ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट है लिपिड, बाहर वाला पार्ट है प्रोटीन, इसलिए बोला इसको लिपोप्रोटीन। और आपके एनसीईआरटी में क्लियरली इसको बताया हुआ है, क्या बताया, ये आपने ये टर्म आपने याद रखनी है। एनसीईआरटी में इसको बताया हुआ है काइलोमाइक्रॉन्स, एनसीईआरटी में इसको बताया हुआ है काइलोमाइक्रॉन्स। ये चीज़ आपने बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिपोप्रोटीन को काइलोमाइक्रॉन्स कहा गया है, ठीक है। हमने क्या देखा, फैट को जो है इस प्रोसेस से एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, तो फैट को पहले मिसेल्स बनाया जाता है, फिर मिसेल्स में प्रोटीन का कुछ एक पार्ट जो है वो ऐड कर दिया जाता है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन की जाती है उसमें। जब रिकंस्ट्रक्शन होगी तो वो बनाएगा एक लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, विच इज़ नोन एज काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। फिर एक काइलोमाइक्रॉन जो है वो विलाई में जाएगा, किसमें, विलाई में। और आपको पता है इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई होती है, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या होती है, विलाई और वहाँ पे माइक्रो विलाई होते हैं, और इसको वहाँ पे कहा गया है लैक्टेज। ये आपके टर्म जो है वो एनसीईआरटी में दिए है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई ये है ये नॉर्मल चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये कहाँ चला जाएगा, लैक्टेज अल्टीमेटली जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, यानी ब्लड कैपिलरी में चला जाएगा, जहाँ से अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन होगी। ये सारा जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये भी कहाँ से आ जाएगा, ये भी जब ये बाहर से, मतलब कि स्टोमक के या इंटेस्टाइन के बाहर वाले रीजन से जब ये एब्जॉर्ब होता है अंदर, है ना, तो अंदर जो अल्टीमेटली ये भी कहाँ जाता है, ब्लड कैपिलरी में, ब्लड स्ट्रीम से। और उन ब्लड कैपिलरी और ब्लड स्ट्रीम से थ्रू आउट द बॉडी जो है सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स, है ना, सारे आयंस पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि हर एक बॉडी को ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, आयंस की, मिनरल्स की। बेशक वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, सभी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी की डेवलपमेंट है, हमारे बॉडी की डिवीज़न है, हमारे बॉडी की ग्रोथ है, पूरी डिपेंडेंट है फूड में। और आपको पता है फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है ना, फूड में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इनको हम ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल के बारे में। कोई ने डिटेल में स्टडी कर दिया, कंसेप्चुअली स्टडी कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पूरा लेक्चर जो कवर कर दिया। हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग में पढ़ा है, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन का प्रोसेस, मैकेनिज्म, है ना, डिटेल में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, मैकेनिज्म, डिटेल में। तो आई थिंक आपको ये सभी चीज़ जो है वो एक शॉट में पूरा जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का चैप्टर है वो समझ आ गया होगा, है ना। कोई आपकी क्वेरीज रहती है, कोई आपका क्वेश्चन रहता है, तो मुझे आप क्वेश्चन अपना 9805032252 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज होगी इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, है ना। हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा नीट सिलेबस से या कोई अदर सिलेबस से, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, स्पेशली फॉर यू गाइज, है ना। सो प्लीज़, अगर आपको ये कंटेंट, वे ऑफ टीचिंग सही लगाओ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स. So this is all about of today. Thank you so much.